आज हम लोग यूएनओ में सुधार के बारे में पढ़ेंगे समसामयिक के अंतर्गत। इस समसामयिकी के अंतर्गत सबसे ज्यादा हम लोगों को जो पढ़ना है, इस विषय के विषय में पढ़ना है यूएनओ में सुधार। देखिए, यूएनओ की जो स्थापना हुई उस स्थापना पर ज्यादा हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि जब यूएनओ के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन किया जाएगा तब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को यूएनओ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है, तथ्यात्मक रूप से, और सुधार पर फोकस करना है। देखिए, 24 अक्टूबर 1945 की संस्था की स्थापना हुई। और आप जानते हैं कि 1945 में एक महान युद्ध समाप्त हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में यूएनओ की स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों में अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां कैसी थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध में मानव त्रास थी। मानव के इतिहास में सबसे ज्यादा किसी युद्ध में अगर इंसान मरा है तो द्वितीय विश्व युद्ध था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का भी प्रयोग किया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, युद्ध की विभीषिका के बाद, मानव शांति की बात करता है। यह आश्चर्यजनक पहलू है। युद्ध से पहले ही शांति की बात होनी चाहिए। महाभारत के संदर्भ में आप इसको देख भी सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव दिया था, लेकिन युद्ध के पासों ने उसको स्वीकार नहीं किया था। खैर, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था। लीग ऑफ नेशंस, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में या संगठन में वुडरो विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वुडरो विल्सन, और वुडरो विल्सन के बारे में थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर दिया कि लोक प्रशासन के जो बच्चे होंगे, लोक प्रशासन के विद्यार्थी, उनको पता होगा कि वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान है और लोक प्रशासन का उन्हें पिता भी कहा जाता है। अब देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था, जो कि अप्रासंगिक हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ में सुधार हुआ, यूएनओ की स्थापना हुई। और यूएनओ की संरचना में एक सुरक्षा परिषद की अवधारणा आई। सुरक्षा परिषद की अवधारणा, सुरक्षा परिषद में जो 5 इसमें बनाए गए जो देश, इसमें 2 प्रकार के देश रखे गए। इसमें कुल सदस्य 15 है और इसमें 5 हैं अस्थायी देश। 5 अस्थायी देश हैं और 10 इसमें अस्थायी देश हैं। ये ध्यान रखना है, अस्थायी देश है। और ये 5 जो अस्थायी देश है, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कहा जाता है, इन देशों के पास वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार, राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी आप लोग समझ लेंगे और सामान्य लोगों को भी समझना चाहिए वीटो का अधिकार क्या होता है। जब किसी एक की नकारात्मक अभिव्यक्ति अन्य सभी की सकारात्मक अभिव्यक्ति पर भारी पड़ जाती है, उसे हम वीटो कहते हैं। वीटो का अभिप्राय समझेंगे सिंपल, जैसे कि यहाँ पर 10 आदमी हैं। अगर 10 आदमी किसी निर्णय पर सबके सब सहमत हैं तो वह एक्शन में आएगा। और अगर 10 के 10 आदमी में से कोई भी एक आदमी किसी निर्णय के खिलाफ अपना नकारात्मक अभिव्यक्ति देता है, नकारात्मक अभिव्यक्ति, तो वह बाकी 9 के सकारात्मक अभिव्यक्ति पर भारी पड़ेगा और वह निर्णय क्रियान्वयन में नहीं आएगा। यही वीटो है। वीटो का सामान्य अर्थ एक का और अस्वीकार के, एक द्वारा अस्वीकार किया जाना, बाकी सब के जो स्वीकार करने वाले हैं उस पर प्रभावी होना होता है। वीटो का सामान्य अर्थ। वीटो को जब कभी भी आप लोग देखेंगे तो इसी अर्थ में, संदर्भ में, इसी संदर्भ में आप लोगों को समझना है। जिसमें 5 अस्थायी देश हैं। इस 5 अस्थायी देशों का जब आप देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। द्वितीय विश्व युद्ध में जो जीते हुए राष्ट्र थे उसमें चले आप लोग, तो सबसे पहले आप देखेंगे जीते हुए राष्ट्र में सबसे पहले अमेरिका था। तो अमेरिका, उसके बाद आप देखेंगे कि वहां पर ब्रिटेन और इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड। उसके बाद फ्रांस, आप इसको देखेंगे तो फ्रांस भी था। ये सारे एक ही साथ थे। चीन और रूस। आप ये देखेंगे कि जर्मनी को हराने में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बढ़ी, तो जो ध्रुवीय विश्व आया जिसमें कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई, उसमें अमेरिका और रूस प्रबल प्रतिद्वंदी भी थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को आप देखेंगे तो सारे के सारे देश प्राय एक पक्ष में रहे हैं। और कम से कम जर्मनी और जापान और इटली का जो एक त्रिकूट सम्मेलन था, 3 राष्ट्रों का जो एक संघ था, उसके खिलाफ रहे हैं।
तो आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के अनुरूप यह बनाई गई थी और विश्व में एक नई चौधराहट की व्यवस्था की गई थी। इसके पास वीटो का अधिकार था और इस वीटो के अधिकार के अंतर्गत विश्व के जो भी यूएनओ के निर्णय होते थे इन देशों के हितों से प्रभावित होते थे, इन देशों के हितों से। आज भी यूएनओ के समक्ष कई चुनौतियां हैं और जब मैं 2023, 24, 25 की बात कर रहा हूं तो यूएनओ की जो प्रासंगिकता है उस पर कई प्रकार की सवालिया निशान लग जाते हैं। आज वर्तमान 2026 में जब मैं बात कर रहा हूं, जब मैं आप लोगों के बीच में हूं, तो 2025 और 26 में यूएनओ जितना प्रासंगिक रहा है उतना प्रासंगिक अपने पूरे इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। यूएनओ की उपस्थिति के बावजूद इस विश्व में कई समस्याएं आई। जैसे यूएनओ के समक्ष में चुनौतियां अगर मैं पूछूं तो आज तक इजराइल फिलिस्तीन के मामले में यूएनओ कोई निष्कर्ष नहीं दे सका। रूस यूक्रेन के मामले में यूएनओ मूक दर्शक बना रह गया। अभी जो घटना घटी थी वेनेजुएला में उसमें यूएनओ मूक दर्शक बना रह गया। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में यूएनओ आज तक आक्रांता पाकिस्तान को साबित नहीं कर पाया। ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो यूएनओ के स्थापना काल से ही आज तक यूएनओ के समक्ष में सवालिया निशान बनाती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यूएनओ की प्रासंगिकता पर किसी भी प्रकार का, उसकी संपूर्ण प्रासंगिकता पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यूएनओ की अपनी सफलता, यूएनओ के इतिहास में अपनी सफलता के कुछ बिंदु भी हैं जहां पर उसने शांति के लिए प्रयास किया है। लेकिन यहाँ पर मेरा इशारा सिर्फ इस तथ्य पर है कि इन देशों के हितों के संवर्धन के लिए यूएनओ का इस्तेमाल किया गया, यूएनओ का इस्तेमाल किया। अब विश्व में 1945 की जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां बदलती चली गई और 1991 के बाद विश्व में एकल ध्रुवीयता की स्थिति आई। जब सोवियत संघ का पतन हो गया था, एकल ध्रुवीयता की स्थिति आई। अमेरिका विश्व का एकल शक्ति बना रहा है, लेकिन विश्व के अधिकांश देशों ने इस रिक्ति के लिए बहुध्रुवीयता शब्द का प्रयोग किया, बहुध्रुवीयता शब्द का प्रयोग किया कि अब वास्तव में विश्व में बहुध्रुवीयता शब्द या बहुध्रुवीयता की स्थिति आनी चाहिए जहां पर किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए एक प्रमुख शक्ति हो। यहाँ और भारत या अन्य देशों ने भी बहुध्रुवीयता की वकालत की शीत युद्ध के उपरांत के बाद। अब यहाँ पर जब मैं इन देशों की भूगोल की जरा बात करता हूं तो भूगोल को जरा समझेंगे आप लोग कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूस। अब इसमें जरा समझेंगे जो कहां समस्या है और कहां इसमें सुधार करने की जरूरत है। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, ब्रिटेन संदर्भतः इंग्लैंड, ये ऐसे देश रहे हैं जो यूएनओ के 5 परमानेंट मेंबर, 5 प्रमुख सैनिक शक्ति। अब इसमें देखेंगे कि अमेरिका के पास और रूस के पास इसमें एक विचित्र समानता भी देखेंगे। ये अमेरिका और रूस इस पृथ्वी को कई बार ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका और रूस मतलब ये सारे देश कहीं ना कहीं परमाणु शक्ति से संपन्न भी हैं, परमाणु शक्ति संपन्न भी। अब इन अपनी व्यवस्था को विश्व पर थोपने के लिए इन सारे देशों ने कई संधियां भी लगाई, परमाणुविक संधियां, जिसको कि आप लोग पढ़ेंगे एनपीटी के तौर पर और सीटीबीटी के तौर पर, सीटीबीटी के तौर पर। भारत इसमें से किसी भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, यह ध्यान रखना। तो 5 ये प्रमुख देश उस समय के थे, लेकिन 2000 आते आते और 2005 के कालखंड आते आते विश्व में कई देश परमाणु शक्ति से संपन्न भी हो गए। और जब मैं 2026 की बात कर रहा हूं तो 2026 के अद्यतन आंकड़ा के अनुसार इन देशों को छोड़कर विश्व में अन्य जो परमाणु देश है वो भारत है, पाकिस्तान है, उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया। 3 देशों पर संदेह की बात चल रही है। इजराइल ने न कभी स्वीकार किया है न कभी खंडन किया है। इजराइल ने न कभी स्वीकार किया है न कभी खंडन किया है। अब इसके बाद बात करते हैं तो हाल फिलहाल के जब आप रिपोर्ट्स को देखेंगे तो संयुक्त अरब पर भी इस तरह की संभावना बन रही है, उसके पास भी है। और इसके बाद अगर बात करते हैं तो ईरान के पास भी इसकी संभावना बन रही है। ईरान
क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच में, ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष है उसका एक मुख्य कारण, प्रमुख कारण के तौर पर तो ईरान की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा और परमाणविक आकांक्षा भी है। परमाणविक आकांक्षा का दृष्टिकोण मेरा परमाणु बम बनाने की क्षमता, यूरेनियम संवर्धन की क्षमता है। तो विश्व में एक कालाबाजारी जो होती है, यूरेनियम की कालाबाजारी भी होती है, इसको भी समझना है आप लोगों को। अब जब हम 2025 की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी से चर्चा में कह दिया कि यूएन आज जितना असहाय अपने आप को पाता है उतना कभी नहीं। अब इन देशों की जरा भूगोल को देखेंगे तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका में आता है, उत्तरी अमेरिका महादेश में। उत्तरी अमेरिका महादेश में अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश माना जाता है। वैसे पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ही माना जाता है। जब उसमें विभिन्न प्रकार के संगठनों, विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों से इसको आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका का। चीन एशिया से आता है, रूस यूरेशिया से आता है। यूरेशिया का मतलब आप लोगों को समझना है कि एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। और ज्योग्राफी के बच्चे, इसको तो ज्योग्राफी पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा सा समझेंगे कि एशिया और यूरोप को जो अलग करने वाली जो चीजें हैं तो यूराल पर्वत और यूराल नदी है, कोई चीज है नहीं। तो एशिया और यूरोप आपस में संयुक्त रूप से है और इसको कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया और यूरोप को अलग अलग करने वाला जो पर्वत है वो यूराल पर्वत है और यूराल नदी भी है, ये भी ध्यान रखना है। फ्रांस यूरोप से आता है, इंग्लैंड यूरोप से आता है। आप देखेंगे कि यूरोप से आने वाले, अगर रूस को हम यूरोपीय मान ले तो 3 देश हैं। एशिया से आने वाला सिर्फ एक देश चीन है और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से आने वाला एक देश सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका से किसी भी एक देश के प्रतिनिधित्व नहीं है, किसी भी एक देश का। अफ्रीका महादेश में, जिसे विश्व का सबसे कम विकसित महादेश माना जाता है, अफ्रीका महादेश के अधिकांश देश आज भी अपनी समस्याओं से पीड़ित है। वो समस्या मानवीय सूचकांक के दृष्टिकोण से निम्नतर करने वाली जो समस्याएं हैं, जहां भुखमरी समझ सकते हैं, बेरोजगारी समझ सकते हैं या धार्मिक दंगे समझ सकते हैं इत्यादि की समस्या जो है, तो महिलाओं की स्थिति या लैंगिक असमानता इत्यादि जो मुद्दे हैं, मतलब जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता में संघर्ष करने वाले देश है, उन देशों में से किसी एक भी देश का प्रतिनिधित्व यूएनओ में नहीं है। अब हम चलेंगे, अब इसको देखेंगे कि फ्रांस और इंग्लैंड, इस दोनों देश उस समय में तत्कालीन विश्व में जो 1945 की घटना थी, प्रमुख राष्ट्र माने जाते थे। इंग्लैंड उसमें महाशक्ति था, यद्यपि इंग्लैंड के स्थान को ही अमेरिका ने कालांतर में लिया, इसको समझना है। लेकिन अब आप देखेंगे कि अभी विश्व में क्या स्थितियां हैं। भारत जैसे देश विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, जहां पर सर्वे कहा जाता है कि प्रत्येक लगभग में 16% आबादी को हम लोग कैप्चर करते हैं, तो उसके बावजूद भी भारत की हिस्सेदारी नहीं है। विश्व में नंबर 3 की इकोनॉमी वाला देश जर्मनी, उसकी हिस्सेदारी नहीं है। विश्व में नंबर 5 की इकोनॉमी वाला देश जापान, उसकी हिस्सेदारी नहीं है। जापान अपने नवाचार के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो यूएनओ में सुधार की वकालत की जाती है। यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके लिए सुधार की जरूरत की जाती है और इसमें कई देश इसके प्रबल दावेदार माने जाते हैं। इन प्रबल दावेदार देशों में मैं एक लिस्ट आपके सामने में सौंप रहा हूं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है भारत का, दूसरा नाम आता है जर्मनी का, तीसरा नाम आता है जापान का, चौथा नाम आता है ब्राजील का, उसके बाद नाम आता है दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका में लिख रहा हूं, साउथ अफ्रीका, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद देशों में आता है इटली, इटली का नाम आता है, साउथ अफ्रीका, इत्यादि देश इसके प्रमुख दावेदार माने जाते हैं। अब यूएनओ में एक समस्या क्या है कि 5 मेंबर्स जिसके बारे में बोलेंगे कि भैया इनको मिलना चाहिए, इस देश को मिलना चाहिए, पांचों अगर स्वीकृति से बोलेगा तो उसके बाद ही किसी देश को मेंबर, परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। अब पांचों की स्वीकृति कई आधारों पर हो सकती है। ये 5 अगर इस तरह की संरचना भी बराबर आप लोगों को न्यूज पेपर्स में आएगी, जो वीटो का अधिकार इनको मिले या ना मिले, पहली क्वेश्चन है। वीटो प्लस या वीटो माइनस, वीटो का अधिकार मिले इन्हें किसी भी नए देश को या ना मिले। अगर वीटो का अधिकार नहीं मिलता है तो वह देश सिर्फ हाथ उठाने वाला बचेगा, यद्यपि मेंबर में नहीं रहने से उसकी स्थिति में सुधार होगा। मेंबर अगर कोई देश अगर परमानेंट मेंबर नहीं है तो वहां से अच्छा जरूर स्थिति है कि बिना वीटो का वही यूएनओ के मेंबर में है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि वीटो का अधिकार अगर वह उसे मिलता है
तभी वह निर्णयन की संस्था में पहुंचेगा, निर्णयन की प्रक्रिया में भाग लेगा। और यूएनओ केवल परोपकार करने वाली संस्था नहीं, यूएनओ की प्रासंगिकता उसके निर्णयन में है। यूएनओ अगर निर्णय लेता है कि विश्व में शांति स्थापित हो, विश्व में शांति न हो, युद्धों को रोकने की उसकी क्षमता हो, तो निर्णयन में है। तो वीटो के बिना अगर कोई देश इसमें परमानेंट मेंबरशिप में जाता है तो उसकी राजनीतिक स्थिति में अन्य देशों के सापेक्ष में थोड़ी सी सुधार हो सकती है, देश की राष्ट्रीय स्थिति में, लेकिन उससे बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब ये पहले प्रश्न को हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि भारत के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिले और वीटो के साथ मिले। अब हम देखेंगे कि और समस्या क्या कहां की है उसको देखेंगे। तो कभी कभी होता क्या था कि ये जो देश, इसमें से कुछ देश भारत का सपोर्ट कर दे, कुछ देश जर्मनी का सपोर्ट कर दे, कुछ देश जापान का सपोर्ट कर दे, कुछ ब्राजील का, मतलब ब्राजील का सपोर्ट करे तो जापान का सपोर्ट नहीं करे, जापान का सपोर्ट करे तो जर्मनी का नहीं करे, इस तरह की समस्या आती थी। तो इन चार राष्ट्रों ने, भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील, इन चार राष्ट्रों ने एक ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप का नाम था G4। उस ग्रुप का नाम क्या था? G4, याद रखना है। ये ग्रुप 4 का मतलब था, ये अगर आप लोगों से कभी पूछे यह क्या था ग्रुप 4, तो आप लोगों को याद रखना है कि परमानेंट मेंबरशिप में, या जो यूएनओ का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो अस्थायी सदस्य है, उसमें किसी देश जो जाने वाले संभावित अपने आप को प्रबल दावेदार मानते थे, उन देशों का यह समूह था। इस समूह में क्या क्या थे? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, ये ध्यान रखना है। अब इसमें माना क्या गया, जो एक को सपोर्ट किया जाएगा तो उसे चार के सपोर्ट के बराबर माना जाएगा, या चारों एक साथ ही जाएगा। मतलब विश्व की राजनीति में ग्रुपिंग करने का एक दबाव समूह जैसा बन गया। अब भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे कि भारत यूएनओ का मेंबर कहां तक है, उसको कहां तक इस लेजिटिमेसी पर, कहां तक इस औचित्य पर है भारत खड़ा, उसको देखेंगे। आज अपना भारत कहां कहां पात्रता रखता है उसको देखेंगे। सबसे पहले भारत की हम यहां पर यूएनओ के परमानेंट मेंबरशिप की बात करेंगे। विशाल जनसंख्या, सबसे पहली बात है विशाल जनसंख्या। चीन को अगर हम छोड़ दें तो यूएनओ के जितने मेंबर्स हैं उसकी कुल जनसंख्या भारत के 1/3 जनसंख्या के बराबर ही होगी। उसकी कुल जनसंख्या भारत की 1/3 जनसंख्या के बराबर होगी, थोड़ी बहुत आगे पीछे। तो आप इसको देखेंगे कि उतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिला है, मतलब यूएनओ पूरे विश्व का, पूरे ग्लोब की आवाज नहीं है। यूएनओ की प्रासंगिकता का प्रश्न है यह। भारत का परमानेंट मेंबरशिप मिलना भारत के लिए जितना जरूरी है उतना ही यूएनओ के लिए भी जरूरी है। अब दूसरी महत्वपूर्ण पहलू है, भारत आज विश्व में नंबर 4 की इकोनॉमी है। अगर हम विश्व के नंबर 4 की इकोनॉमी, अगर हम 2027-28 की बात करें तो मे बी मोस्ट प्रोडक्टेबल, जैसा कि IMF का आंकड़ा है, WTO की बात चल रही है, वैश्विक आंकड़े हैं, विश्व बैंक का आंकड़ा है, तो उसके आंकड़े के आधार पर हम बात करें तो 2028 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहेंगे। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहेंगे। सैनिक दृष्टिकोण से भारत आज विश्व का एयरफोर्स के दृष्टिकोण से तीसरी सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। कुल मिला जुला करके हम नंबर 4 की इकोनॉमी पर आते हैं। यूएनओ के जो पीस कीपिंग फोर्स होते हैं, शांति स्थापना करने वाले, जहां पर कंट्रीब्यूशन किया जाता है सैनिकों की, तो भारत उसमें सबसे बड़ा देश है। विश्व के बहुत कम ऐसे देश हैं जिसके विदेश नीति का आधार शांति और सहिष्णुता है। बहुत कम ऐसे देश हैं। भारतवर्ष की विदेश नीति का आधार ही शांति, सहिष्णुता और गुटनिरपेक्षता है। यह भारतवर्ष की विदेश नीति का एक विशेष आयाम है कि शांति, सहिष्णुता और गुटनिरपेक्षता। जब यूएनओ की मानव सभ्यता की पूरी रूप में विकसित नहीं हुई थी, तब भारत पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ा रहा था। उस देश को भी परमानेंट मेंबरशिप नहीं दिया गया, यह तो अन्याय ही है। तो आप देखेंगे कि भारत की विदेश नीति। चौथी महत्वपूर्ण बात है, भारत एक जनतांत्रिक देश है। भारत एक जनतांत्रिक देश है और विश्व के अधिकांश जो मानवीय समस्या रही है, भारतवर्ष उस पर मुखर रहा है। एक जनतांत्रिक देश होने के फलस्वरूप में भारत उसका उच्चाकांक्षी, भारत को होना भी चाहिए और इसे मिलना भी चाहिए।
तो विश्व में जो भी मानवीय समस्या आई है, भारत उस पर केवल मूक दर्शक नहीं रहा है, भारत ने उस पर अपनी आवाज बुलंद की है। आज विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारी प्रगति होती है वह विश्व के लिए एक उदाहरण है। जब कोरोना कालखंड में अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिकांश देशों की चरमरा गई थी, तो हम विश्व के ऐसे प्रमुख राष्ट्र थे जो विश्व के अविकसित देशों को, अल्प विकसित देशों को या विश्व के जिनके पास टीके नहीं थे, ऐसे देशों को हमने शांति के तहत मानवीय कल्याण के दृष्टिकोण से टीका दिया। यह हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के विश्व स्तरीय जो मानकता है उसका प्रमाण है। आज नवाचार के क्षेत्र में हम विश्व में नंबर 3 पर आ रहे हैं। आज हम तकनीक के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र के तकनीक के क्षेत्र में, माना कि आयातक अभी तक मुख्य रूप से है, लेकिन हमारे निर्यात का दृष्टिकोण भी बढ़ता जा रहा है। और भारत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर यद्यपि परमाणु शक्ति संपूर्ण देश है, इसके बावजूद भी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को अपनाता है। उसके बाद आज तक भारत का परमाणु शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आज भारत IMTCR जैसे देशों का, वार्षिक क्लब जैसे देशों का मेंबर भी है। तो ये ऐसे आधार है जिस पर भारत को यूएनओ का परमानेंट मेंबरशिप मिलना ही चाहिए, यहां भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे अब समस्या कहां है। देखिए, भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा तब उसमें समस्या कहां कहां आती है उसको देखेंगे। सबसे पहली समस्या यहां पर आती है कि अमेरिका, विश्व के जितने भी देश है 5 मेंबरशिप, वो क्या क्या बोलते हैं, तो अमेरिका, रूस, चीन, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। देखिए, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को बारीकी से समझना होगा। अमेरिका ही इसका विरोधी था। आपको याद होगा कि मैं पिछले 15-20 मिनट से जो भी बोल रहा हूं कि चीन बोल रहा हूं, तो आपको पता होगा कि चीन यूएनओ का मेंबर भी नहीं था, ताइवान था। 1971 में अमेरिका ने चीन करवा दिया। अब उसके बाद देखेंगे कि भारत में सबसे पहले यूएनओ की सीट के लिए सबसे पहले वकालत रूस ने की थी, सबसे पहले। और रूस के बाद फ्रांस ने, यह भी ध्यान रखना है, रूस के बाद फ्रांस, उसके बाद इंग्लैंड ने सबसे पहले 1, 2, 3, और जब ये 3 देश हमारा सपोर्ट कर दिए तो उसके बाद चौथा देश अमेरिका था जो हमको सपोर्ट कर दिया। अब आपको समझना है कि एक देश हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो देश है आपके पड़ोसी, भारत का पड़ोसी देश है चीन, ये भारतवर्ष को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और भारतवर्ष के सपोर्ट के नाम पर यह भारत और पाकिस्तान दोनों को एक ही तुला पर तोड़ने का प्रयास करता है। भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को, इसके राजनीतिक जो शब्द होते हैं भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को, मतलब भारत और पाकिस्तान को, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि जहां तक पाकिस्तान के यूएनओ में पहुंचने की बात होगी तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसे देश उसका विरोध करेंगे। और रूस जैसे खुद भारत भी नहीं चाहेगा जो भारत और पाकिस्तान दोनों यूएनओ की मेंबरशिप पे पहुंचे, क्योंकि विश्व की राजनीति में भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तुलना का कोई संभावना ही नहीं है। तुलना की कोई दृष्टिकोण, अगर किसी भी दृष्टिकोण को हम रखें तो गलत ही होगा। तो यहां पर देखेंगे तो चीन के द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है। और क्योंकि जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक कहावत है कि अमेरिका कोई भी निर्णय परिस्थितियों को देखकर लेता हुआ व्यवहारवाद को अपनाता है। अमेरिका का दुश्मन होना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अमेरिका का ज्यादा दोस्त होना भी अच्छी बात नहीं है, निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चीन भारतवर्ष का विरोध करेगा, इसलिए अमेरिका सपोर्ट कर देता है। क्योंकि ऐसे कोई परिस्थितियां आएगी तो हो सकता है कि अमेरिका हमारे साथ बार्गेनिंग करेगा। अब वर्तमान की क्या स्थिति है उसको देखेंगे। वर्तमान में देखेंगे 3 मुद्दे हैं। टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो नया नाम पड़ा है DT, डोनाल्ड ट्रंप का मीनिंग समझ लेंगे कि डोमिनेंशियन टैरिफ की जो पॉलिसी की रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो इस पॉलिसी के फलस्वरूप विश्व में एक नवीन व्यवस्था जन्म ली। अब भारत की अनिवार्यता विश्व के सभी देशों के लिए बन चुकी है। भारत जैसे बाजार को चीन कतई नहीं खोना चाहेगा। तो आज के जो समाचार पत्र की सुर्खी आती कि भारत का सपोर्ट चीन कर सकता है, ऐसा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा संभव है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो कभी कोई अस्थायी दोस्त होता है न कभी अस्थायी दुश्मन होता है। लेकिन हमें ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। चीन इतनी जल्दी में भारत को सपोर्ट कर दे, यह भी संभव नहीं।
भारत आज न कल परमानेंट मेंबर बनेगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी में मेंबर बन जाए या नहीं। जब चीन अथवा विश्व के अन्य देशों के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक प्राण भारत के पास होगा, उसके बाद ही उम्मीद कर सकते हैं कि भारत यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनेगा। जितनी जल्दी में मिल जाए उतना अच्छा है। धन्यवाद। आप वीडियो को देखते रहें।